नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की स्टडी जो है चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिस्ट्री एमसीक्यू का जो चल रहा है 2500 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसमें 7 पार्ट आ चुका है और आज हम 8वां पार्ट देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो शिक्षा से। वुड्स डिस्पैच का संबंध किससे रहा है? तो शिक्षा से। आइए देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के बड़े क्षेत्रीय खंडों में एक स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? तो वुड का डिस्पैच एक्ट 1854। भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? तो 1854 में सर चार्ल्स वुड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की डिस्पैच को। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले सती प्रथा निषेध, फिर एजुकेशन रिजोल्यूशन आया, फिर प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम आया। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सर विलियम जोन्स को। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे तो सर विलियम जोन्स। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उद्देश्य था? तो भारतीय भाषाओं तथा धर्म ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन देना। 1854 के वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देना। सर सैयद अहमद खां धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करते थे। उन्होंने तो क्यों, आइए देख लेते हैं। बी और ए दोनों सही है, यानी उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ की स्थापना की। बाद में के वर्षों में धार्मिक सहिष्णुता की नीति में इजाफा हुआ। दोस्तों दोनों सत्य है। भारत में ब्रिटिश प्रशासन काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के सदस्यों में अंग्रेज तथा आंग्ल भारतीय दोनों शामिल थे। और दूसरा कथन है, जब नेटिव प्रेस एसोसिएशन का गठन हुआ तब इंडियन एसोसिएशन के नेता एस.एन. बनर्जी इसके पहले सचिव बनाए गए। तो इसमें दोस्तों जो सत्य है, केवल एक सत्य है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के सदस्यों में अंग्रेज तथा आंग्ल भारतीय दोनों शामिल थे। यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो हेनरी विवियन डेराजियो। एच.वी. डेराजियो के समय कौन सा एंग्लो इंडियन आंदोलन बंगाल में शुरू हुआ था? तो यंग बंगाल आंदोलन। भारत में प्रारंभिक प्राच्यविद विलियम जोन्स थे, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। इसका मिलान कर लेते हैं। इसका आंसर जो है पहला ही है, तो आइए देखते हैं। जोनाथन डंकन दोस्तों संस्कृत कॉलेज जो बनारस में था उसकी स्थापना किए थे। उसके बाद सर विलियम जोन्स, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। फिर वारेन हेस्टिंग, एक कलकत्ता मदरसा की स्थापना इन्होंने की। और विलियम बेंटिक ने दोस्तों कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला सर्वप्रथम बिल 1911 ईस्वी में अस्वीकृत हो गया था। कारण, यदि प्रत्येक खेतिहर पढ़ने में सक्षम हो जाता तो असंतोष बढ़ गया होता। ए और आर दोनों सही है और बी की सही व्याख्या भी करता है। आर ए की सही व्याख्या करता है। 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले सत्य कथन देख लेते हैं। इसने अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा में शिक्षण की भाषा बनाया। एक मिनट दोस्तों, इसने अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षण की भाषा बनाया। इसे मैकाले की सलाह पर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। शिक्षण की भाषा के रूप में अंग्रेजी के औपचारिक संस्थानीकरण के साथ ही भारतीय शिक्षा में एक नई दिशा की अवस्था तैयार हो गई। जबकि चौथा दोस्तों गलत है। विद्यमान प्राच्य संस्थानों के लिए विद्यार्थियों को नई वृत्तिकाएँ देना, प्राचीन उच्च ग्रंथों का प्रकाशन, ये सब गलत है। जारी रखा गया, सब गलत है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए और कारण है। कथन है, मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की वृद्धि का जोरदार समर्थन किया। कारण, मैकाले का विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा से वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति का प्रोत्साहन मिलेगा तथा भारत का औद्योगिकरण होगा। तो ए सही है किंतु आर गलत है।
दोस्तों अंग्रेज अपने फ़ायदे के लिए अंग्रेजी शिक्षा लाना चाहते थे। 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो डब्ल्यू हंटर ने। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर आयोग ने निम्नलिखित में से किसके विकास पर विशेष जोर दिया? प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 सही है। हंटर शिक्षा आयोग 1882 सही है। हार्टोंग समिति 1929 सही है। सार्जेंट शिक्षा योजना 1944 में आई थी, 1915 में नहीं, यही गलत है। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो डी.के. कर्वे ने। सैडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की थी? तो भारतीय शिक्षा पर। सैडलर कमीशन किससे जुड़ा था? तो शिक्षा से। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो 1917 में। सैडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। बंगाल में नारियों की उच्च शिक्षा के इतिहास में कलकत्ता में मई 1849 में एक विश्वविद्यालय की स्थापना एक युगांतकारी घटना थी। निम्नलिखित में से कौन इसका संस्थापक था? तो J.E.D. बेथ्यून। प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो मुंबई में। मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयत्नों का फल था? तो डी.के. कर्वे। 1906 ईस्वी में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महान शक्ति कौन थे? तो डी.के. कर्वे। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? डी.के. कर्वे। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। इन सब में दोस्तों भारतीय प्रेस स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध समाप्त करने का श्रेय किसे मिलता है? चार्ल्स मेटकाफ। निम्नलिखित में से कौन प्रेस की स्वतंत्रता का पक्षधर था? मेटकाफ। निम्नलिखित में से किससे J.E.D. बेथून गहरे रूप से जुड़े थे? तो आइए देख लेते हैं। स्त्री शिक्षा से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मालवीय जी। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। निम्नलिखित ये दोस्तों संस्कृत विद्यालय है और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU है, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चन में कन्फ्यूज मत होइए। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रथम थी? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता। डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डब के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो राजा राममोहन राय। राज परिवारों की शिक्षा के निमित्त बने निम्नलिखित विद्यालयों में से कौन सर्वप्रथम अस्तित्व में आया? तो अजमेर का मेयो कॉलेज। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया? कैप्टन वाल्टर। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? तो वीरभूमि। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? कलकत्ता में। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? वीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? कौन था दोस्तों जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो चार्ल्स विल्किंस। निम्न में से कौन सी भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी? दी फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। 1857 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था? तो लंदन। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना कब की गई? तो 1857 में। दोस्तों इसका ट्रिक है KBM। 1857 में। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लाला हंसराज ने। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी 19वीं शताब्दी के महान पत्रकार थे? तो दुर्गादास को छोड़कर सभी महान पत्रकार थे। शिशिर कुमार घोष, जेम्स अगस्टस इक्के और कस्तूरी रंगा अय्यर। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1906। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो उपयुक्त सभी। ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय। दोस्तों आप लोग को आसपास कुछ नॉइज आ रही होगी तो इसके लिए मुझे क्षमा करना। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ तो कलकत्ता से। 1830 के दशक में आंग्लिकों और प्राच्यविदों के बीच हुई बहस की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो 1 और 3। आंग्लिक संस्कृत और अरबी ग्रंथों के मुद्रण पर खर्च होने वाली धनराशि में कमी करना चाहते थे और प्राच्यविद अरबी और संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए वृत्तिका चाहते थे।
भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना, यानी भारतीय जो थे यूरोपियों का केस सुन सकते थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आइए देख लेते हैं। एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 923 है। तो 1823 के प्रेस लाइसेंसिंग विनियमों के उपबंध के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहले सत्य कथन देख लेते हैं। गैर लाइसेंसी मुद्रणालय मजिस्ट्रेटों द्वारा जब्त किए जा सकते थे। मुद्रक व प्रकाशक को मुद्रणालय प्रारंभ करने के लिए लाइसेंस लेना होता था और गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वह लाइसेंस रद्द कर दे या उसके लिए नए सिरे से प्रार्थना पत्र आमंत्रित करे। जबकि तीसरा गलत है। प्रत्येक पुस्तक तथा समाचार पत्र के लिए आवश्यक था कि उस पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम छपा हो तथा उसकी एक प्रति स्थानीय प्रशासक को निःशुल्क दी जाए। ये गलत है दोस्तों, 1823 के हिसाब से ये नहीं था। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। निम्न में से किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी? तो वेलेजली ने। आइए दोस्तों, हमारा चैप्टर नंबर 13 है पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिफोर 1885 1885। 1885 से पहले जो राजनीतिक डेवलपमेंट विकास हुए क्या क्या है? निम्न में से कौन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से संबंध नहीं था? तो दोस्तों इसमें शायद इसका आंसर दिया नहीं हुआ है। फिर भी इंडियन एसोसिएशन से सुरेंद्रनाथ बनर्जी जुड़े थे, आप लोग जान लीजिए। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई तो 1884 में। निम्नलिखित में से कौन मद्रास महाजन सभा से संबंधित नहीं था? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा नहीं थे, जबकि पी आनंद चार्लू, राघव चेरियार और जी सुब्रमण्यम अय्यर जुड़े हुए थे। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों का दमन किसकी आलोचना की वजह से हुआ था? तो 1876-77 के अकाल पीड़ितों के प्रति अंग्रेजी अधिकारियों का अमानवीय दृष्टिकोण। निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में शिक्षा के की सुख्यात पक्षधर थे या थी? तो आइए देख लेते हैं कौन कौन थे। इसका आंसर है दोस्तों ए 1, 2 और 3, यानी सिस्टर शुभलक्ष्मी, बेगम रुकैया सखावत हुसैन और केशव चंद्र सेन। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। निम्नलिखित में से किस एक ने वर्ष 1877-78 में सिविल सेवाओं के मुद्दे पर पहला अखिल भारतीय आंदोलन संगठित किया? तो इंडियन एसोसिएशन। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? तो एस एन बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो फिरोज शाह मेहता। दोस्तों इसमें फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे और केटी तैलंग थे। केटी तैलंग, 3 लोग जुड़े हुए थे। 1838 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था? तो 1838 में जमींदारी एसोसिएशन आया था। निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया? तो एम.जी. रानाडे ने। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संगठन कौन सा था? तो द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडिया लीग तथा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक राजनीतिक संगठनों का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसमें से थे केवल 2, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? 1 मिनट दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? तो WC बनर्जी, यानी वेमेश चंद्र बनर्जी। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC का गठन हुआ। सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बम्बई में, दूसरा कलकत्ता में और तीसरा मद्रास में। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कारण और कथन। तो आइए देखते हैं। कथन है A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। उनका विचार था कि भारत के लोग अपनी स्वाधीनता की लड़ाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की सहायता से करेंगे। दोस्तों A सत्य है किंतु R गलत है। 1917 में जस्टिस पार्टी की स्थापना किसने की? तो P त्यागराज ने।
निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक नहीं थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे, जबकि दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता थे। सूचियों को सूची 2 से मिलान करना है, तो आइए देख लेते हैं। इसका आंसर दोस्तों है डी, अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने रामगढ़ में जो 1940 में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे। उसके बाद सरोजिनी नायडू 1925 में जो कानपुर में हुआ था, मोतीलाल नेहरू अमृतसर में जब 1919 में हुआ था वहाँ पर अध्यक्षता किए थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई में जब 1934 में हुआ था तब इन्होंने अध्यक्षता किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72। आइए दोस्तों चैप्टर नंबर 14 देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 में। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? अबुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1887। दोस्तों ये गलत है, कलकत्ता अधिवेशन 1886 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में हुआ था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। दोस्तों ये भी सत्य है। जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था दोस्तों, इसी समय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक साथ आए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो 1887 में जो अधिवेशन हुआ था मद्रास में हुआ था, और गया अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे CR दास, और त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता किए थे, किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की। निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो 1888 का कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद सत्य है। 1887 का कांग्रेस अधिवेशन मद्रास, ये भी सत्य है। 1888 में ही जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता किया था। जॉर्ज यूले दोस्तों, जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले। 1890 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जबकि 1892 बम्बई में नहीं हुआ था। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट को। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। इन्होंने 1925 में कानपुर में अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, क्या थे? तो आइए देख लेते हैं। ये असैनिक सेवक थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई? तो A.O. ह्यूम, एक्टेन विलियम ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई? तो डफरिन के समय 1885 में। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, उन्हें तिथि के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। महात्मा गांधी ये 1924 में बने थे बेलगांव में। जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर। वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची में, और सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर में। तो आप लोग मिला लीजिए दोस्तों इसका। निम्नलिखित नामों पर विचार कीजिए। अल्फ्रेड वेब, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूल, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। उपरोक्त में से कौन कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो सभी। अल्फ्रेड वेब, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूल और रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन सत्य हैं? 2 और 4। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे, और अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला नहीं, जबकि प्रथम भारतीय महिला थी। प्रथम महिला एनी बेसेंट थी। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गलत है, कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश नागरिक जो अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, तो गलत है, बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, सत्य है, 1886 में कलकत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया, तो सत्य है, 2 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, असत्य है। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, 1917 में बनी थी। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी, 1925।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, यह सत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किसने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी की नियुक्ति की? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी? इसका अस्तित्व समाप्त करना। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूँ। यह किसने लिखा? तो कर्जन ने। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूँ। यह घोषणा किसकी थी? तो कर्जन की। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ हुए थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुआ? तो राजेंद्र प्रसाद। हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया? तो बाल गंगाधर तिलक। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की? हरिपुरा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? तो पी सीतारामैया को। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920 की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष में से बदरुद्दीन तैयब जी थे। कराची अधिवेशन में मुख्य रूप से क्या हुआ था? तो मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में कांग्रेस ने मूल अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर संकल्प वाम पक्ष को तुष्ट करने वाली प्रमुख रियायत के रूप में पारित किया? तो कराची अधिवेशन। 1931 के कांग्रेस में कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों में नहीं था? तो बहिष्कार था, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी था, बंगाल के विभाजन को रद्द करना नहीं था। अध्यक्षीय, जबकि बंगाल विभाजन को स्वीकार करने की बात की गई थी। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, वे थे सुभाष चंद्र बोस। 1920 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? हसरत मोहानी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? मौलाना हसरत मोहानी। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? कराची अधिवेशन 1931। 1931 के भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, अमृतसर अधिवेशन 1919 में। 1920 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। 17 मई 1927 को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसने प्रस्ताव दिया था कि कांग्रेस कार्य समिति भारत का संविधान तैयार करे, वह इसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों से तथा प्रमुख राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करे? तो मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? दादा भाई नौरोजी। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय महाविद्यालय विद्यार्थी सम्मेलन नागपुर में दिसंबर 1920 में हुआ? तो लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो बेलगांव अधिनियम 1924।
बेलगांव अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया। बेलगांव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1936। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। आइए देखते हैं। M.A. अंसारी, इन्होंने दोस्तों अध्यक्षता की थी मद्रास अधिवेशन की। फिर पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक की, सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन की और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। इसका आंसर है सी। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? जमनालाल बजाज। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड विवेल दोनों से वार्ताएं की? अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो आइए देखते हैं। तो 1927 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो JB कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा है? तो A.O. ह्यूम। ये महासचिव बने हैं पर अध्यक्ष नहीं रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम वे थे? तो जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन बिहार के इस शहर में हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। इसका आंसर दिया नहीं हुआ पर 1900 बिहार में पटना में एक अधिवेशन दोस्तों हुआ था। इसका डेट मुझे याद नहीं आ रहा, 1938 ही है। दूसरा आप लोग कंफर्म कर लीजिए। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? तो इलाहाबाद 1888 ईस्वी। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से महात्मा गांधी ने किस में भाग नहीं लिया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में भाग नहीं लिया था। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए? 2 बार। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो रामगढ़ अधिवेशन 1940। ये अबुल कलाम आज़ाद किए थे इन्होंने। जबकि लखनऊ अधिवेशन 1936, लाहौर अधिवेशन 1929 और फैजपुर अधिवेशन 1937 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य अपनाया गया? तो अवाड़ी अधिवेशन 1955। 1935 ईस्वी के ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ में। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी संबंध नहीं रहे? तो सर सैयद अहमद खां। जबकि खान अब्दुल गफ्फर खान, फिरोज शाह मेहता और हकीम अजमल खान जुड़े थे। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, नहीं है उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो सर सैयद अहमद खां। 1918 में किस कारण से कांग्रेस में दूसरा विघटन हुआ? तो मॉन्टेग्यू घोषणा। भारतीय नेशनल कांग्रेस INC के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से 1 और 2 सत्य है। इसका गठन 1885 में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव कौन थे? तो लॉर्ड क्रॉस। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे की वीडियो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे।